मैं समझता हूँ जो कोई भी इस इंटरव्यू को देखेगा हाँ। और जो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा होगा उसे याद वो आ जाएगा। जानता होगा कि भाई मैस से संतरे कैसे आते थे या दूध का इंतजाम कैसे होता था, क्या बहाना करके हम कहते थे बीमार हैं आज खाना नहीं खाएंगे, दूध चाहिए हमें। तो हॉस्टल का एक जीवन होता है। आप सुबह 4 बजे उठ जाते थे, हॉस्टल में दौड़ाया जाता होगा आपको। आर्मी स्कूल में तो यही होता है ना हॉस्टल तब? में हम लोग लगभग 5 बजे उठ जाते थे और 5:45 हमारा फॉलो होता था और उसके बाद हम लोग बाकायदा पीटी, ऑफिस, स्कूल और 1:30 बजे के लगभग लंच होता था। लंच के बाद रेस्ट, देन पढ़ाई, फिर आप मैं प्लासियो मॉल में हूँ। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने के लिए आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। राजनीति की तो बहुत बातें होती रहती हैं, आज शुरुआत करते हैं कॉफ़ी से। आप कांग्रेस से सिर्फ 2 सीटों पर सीमित कर रहे हैं? मैं 2 सीटों में नहीं सीमित कर रहा हूँ। जितनी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है वो सीटें बता दे, मैं उतनी सीटें दे दूंगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष से मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे 80 सीट जीत जाएंगे। तो 80 ले लो, हम चुनाव नहीं लड़ते। जब आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो इस समय पूरा देश भारतीय जनता पार्टी ने, जब आप लोग गठबंधन की सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ सुबह से रात तक चैनलों पर सिर्फ मंदिर की कथाएं चल रही हैं। और जब मंदिर की कथाएं चलती हैं उसमें मैं देख रहा था एक बड़ा खास चैनल, उसमें कि यहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की थी, फिर तुरंत मोदी जी आ जाते हैं कि मोदी जी भी यहाँ पे आए हैं तपस्या करने के लिए। तो दिन भर टीवी चैनलों पे राम मंदिर चल रहा है। ये अकेला मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि आपको तो बिल्कुल साफ। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपके चैनल को बधाई जिसका नाम है 4 PM, और जो चैनल इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो 4 PM है। आप 4 PM हैं, कम से कम कुछ ज़मीनी हकीकत और सच्चाई को रखते हैं, कम से कम घबराते और डरते हैं नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सरकार के बजट से या पॉलिटिकल पार्टी के बजट से चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब होकर के चल रहे हैं। तो आपका चैनल 4 PM नहीं है, 4 PM है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ठंड का दिन है, आप लोग बैठे होंगे रजाई में, छुट्टी मना रहे होंगे और कॉफ़ी का आनंद ले रहे होंगे। हमने भी सोचा कॉफ़ी पी जाए और आपके सबसे लोकप्रिय नेता के साथ पी जाए। तो मैं प्लासियो मॉल में हूँ। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने के लिए आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। राजनीति की तो बहुत बातें होती रहती हैं, आज शुरुआत करते हैं कॉफ़ी से। अखिलेश जी, कॉफ़ी पसंद है आपको? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, और कॉफ़ी हो चाय हो, सामने पीने वाला अच्छा हो। क्या बात है क्या बात है। तो चाय भी अच्छी लगेगी, कॉफ़ी भी अच्छी तो लगेगी। मैं खुश हो जाऊँ, मेरे लिए कह रहे हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि जो नाम है आपका 4 PM, कहीं ना कहीं एज है और चैनलों को लेकर के। आपका 4 PM नाम है, लेकिन बहुत सारे राष्ट्रीय चैनल केवल 4 PM काम करते हैं। इसलिए चैनल जो 4 PM है या वो अलग है। हमें उम्मीद है कि कॉफी के साथ साथ कुछ अलग बातें भी होंगी। ये मुझे पहले बताइए, जब आप हॉस्टल पे, मैं भी हॉस्टल में रहता था, तो हम लोग देर रात तक चाय बनाते थे, कॉफ़ी बनाते थे। तो आपका वो जो आपको सैनिक स्कूल में पढ़े और उसके बाद में आप पढ़ाई करने विदेश गए, कॉफ़ी बनाने का चलन आपने कभी हॉस्टल में कॉफ़ी बनाई है? देखिए, हॉस्टल का जीवन एक अलग होता है, और हॉस्टल में सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट रहा जा सकता है, उसका अनुभव मिलता है। साथ ही साथ आपको सच्चे मित्र मिलते हैं, जो दोस्त कभी छूटते नहीं जीवन भर। जो स्कूल के दोस्त होते हैं, जो हॉस्टल के दोस्त हैं, वो असली दोस्त होते हैं। और जीवन में जो बाद में मिलते हैं वो दोस्त कम, बस दोस्त जैसे होते हैं। दोस्त जैसे होता है। इसलिए हॉस्टल में रहा, और हॉस्टल का बहुत लंबा समय मैंने गुजारा है, तो हॉस्टल के अनुभव भी हैं। जब मैं मिलिट्री स्कूल में था, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अनुशासन उस स्कूल में माना जाता है। हमारे प्रिंसिपल उस समय कर्नल बलदेवराज शर्मा जी थे। उससे पहले जब मैं एडमिशन पाया था, प्रिंसिपल भटनागर थे, और बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है वहाँ। आपके जो हॉस्टल इंचार्ज हैं, आपके वो एडम ऑफिसर हैं, वो कैप्टन रैंक के या मेजर रैंक के आपके आते हैं। तो जो एनडीए का रूटीन है वो फॉलो होता है मिलिट्री स्कूल में। तो जब आप कोई गलती करते हो, और स्वाभाविक है, जब बॉयज हॉस्टल है तो कभी चाय बनाना,
चाय के लिए दूध कैसे आएगा, उसकी भी तरकीब। सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि दूध कैसे आएगा। हाँ, और फिर हॉस्टल में आप चाय कैसे बनाओगे। हाँ, तो हमारे यहाँ पाबंदी थी कि आप हीटर नहीं चला सकते, हाँ, सब हॉस्टल में तो हीटर पे चाय बनना। हाँ, फिर फल का इंतजाम कैसे हो, मेस में स्टोर है, स्टोर से फल कैसे आएंगे। मैं समझता हूँ जो कोई भी इस इंटरव्यू को देखेगा हाँ, और जो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा होगा उसे याद वो आएगा। जानता होगा कि भाई मेस से संतरे कैसे आते थे या दूध का इंतजाम कैसे होता था, क्या बहाना करके हम कहते थे बीमार हैं आज खाना नहीं खाएंगे, दूध चाहिए हमें। तो हॉस्टल का एक जीवन होता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, हॉस्टल में दौड़ाया जाता होगा आपको। आर्मी स्कूल में तो यही होता है ना हॉस्टल में हम लोग लगभग 5 बजे उठ जाते थे और 5:45 हमारा फॉलोन होता था। 5 फॉलोन के बाद हमारा रोल कॉल होता था और उसके बाद हम लोग बाकायदा पीटी और फिर स्कूल, और 1:30 बजे के लगभग लंच होता था। लंच के बाद रेस्ट, देन पढ़ाई, फिर आप स्पोर्ट्स के लिए जाते थे। तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग और शाम रात तक जब लाइट्स ऑफ होती थी 10 बजे तक, इतना रूटीन रहता था कि आपको और सोचने का समय नहीं मिलता था। मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ते होंगे आर्मी स्कूल में, उनका सेना के संग व्यक्तिगत जुड़ाव रहता ही होगा, और आपको तो खास तौर से रहता होगा। मैंने वो दौर देखा है, रक्षा मंत्री जब थे मुलायम सिंह जी, मैं गया तो मैंने उस चीज़ का गवाह हूँ कि उन्होंने जाति कहा था ये जितनी साउथ ब्लॉक पे इंग्लिश में नेम प्लेट लगी हैं, पहली बार मुलायम सिंह जी ने वो सारी नेम प्लेट हिंदी में भी करवा दी थी। और मुझे याद है, वो दौर भी याद है जब उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा चीन से है। वो पहले रक्षा मंत्री थे। तो आपका तो दो रिश्ता, आप सेना में पढ़े, सेना स्कूल में पढ़े और पिता रक्षा मंत्री रहे। सेना के लोग आपके संग लगातार संपर्क में रहे होंगे ना? मैं मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे जितने सीनियर और जूनियर हैं वो सभी फौज में रहे हैं। और फौज में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है वो जो जॉर्जियंस कहते हैं अपने आप को। रिमकोलियंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा एनडीए में किसी का रुतबा मानते हैं तो वो आपके जॉर्जियंस का है, जो मिडिल स्कूल से पास आउट होकर के बच्चे जाते हैं। आज भी देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान पर वो हैं फौज में। जब नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे याद है कि नेताजी जहाँ भी जाते थे किसी न किसी जॉर्जियन ऑफिसर से मिलते थे। और एक बार तो मुझसे बहुत गुस्से में बात की नेताजी ने, क्योंकि जो उनको फ्लाइंग कर रहा था वो जो स्क्वाड्रन उस समय पायलट जो था हेलीकॉप्टर का, वो भंडारी थे और वो मेरे से सीनियर थे। तो वो नेताजी मुझे आके कहते हैं कि देखिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ के लोग मेरे को हेलीकॉप्टर फ्लाई करा रहे हैं। खैर मैं इंजीनियरिंग में गया। नेताजी की वजह से और डिफेंस की वजह से मेरा रिश्ता फौज से हमेशा बना रहा। नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा ये आगाह करते रहे कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से खतरा है, और वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगी हैं। पाकिस्तान से तो हमारा सीमा है ही, खतरे क्या है ही, लेकिन चीन से बड़ा है। वो हमारी सीमाओं को भी असुरक्षित कर रहा है और वहीं हमारे बाजार को भी कब्जा कर रहा है। तो चीन से हमें दो तरह के खतरे नजर आते हैं। एक तो हमारा बॉर्डर असुरक्षित हो रहा है, सीमाएं हमारी के अंदर घुस आया, और दूसरा हमारे बाजार को कब्जा कर ले रहा है। तो समाजवादियों ने हमेशा सरकार को आगाह किया है कि चीन से हमेशा बड़ा खतरा रहेगा। पाकिस्तान तो हमारा है ही दुश्मन, लेकिन चीन भी है। और इधर मैं देखता हूँ भारत की सरकार अगर सुपारी दे करके दूसरे देश में लोगों को मरवाएंगे तो बताओ भारत की छवि क्या होगी। भारत की ये पहचान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। भारत की पहचान ये नहीं कि आप दूसरे के देश में जाकर के किसी की हत्या कर दें, दूसरे देश आप पर उंगली उठा रहे हैं। ये हमारे देश की पहचान नहीं रही है। आपको अभी 1 घंटे बाद सब देशद्रोही साबित करने लगेंगे, आप ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए तुरंत उनकी मीडिया फैक्ट्री जुट जाएगी। मैं अगर ये मुझे कहेंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपना सोचें कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ और किस बैकग्राउंड का हूँ। और मुझ पे कुछ उंगली उठाने से पहले ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिनका अभी अखबार में लेख निकला है और स्टेटमेंट आया है कि 2027 तक 1 लाख फौज की कमी हो जाएगी। और अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके लाई गई है, इसलिए लाई गई है कि जो हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाई फौज में कभी भर्ती हो जाते थे, उनका सोशल स्टेटस बेहतर हो जाता था। इन्होंने स्टडी कराई और स्टडी कराने के बाद थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या लेके आए हो मेरे लिए? This is a
beverage that is made by our barista, one of our barista. It's called chocolate caramel infusion. थैंक यू सो मच। So हमारे एक पार्टनर ने बनाया. Just let me know how is it. Okay? थैंक यू। शुगर एडेड है? Yes, yes. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। तो जी आप बता रहे थे कि हाँ अग्निवीर योजना जो के लिए अग्निवीर व्यवस्था है वो इसलिए लागू हुई है, जो हमारा स्टेटस बेहतर हो गया था लोगों का, उस स्टेटस को देखते हुए उन्होंने सर्वे स्टडी कराई कि ये जो गांव में रहने वाले पिछड़े और दलित परिवार के लोग हैं, जब फौज में भर्ती हो जा रहे हैं तो इनका सब कुछ बदला जा रहा है, इनकी नई पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी, रहन सहन अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसलिए इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लगाई। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। जब कभी हमें मौका मिलेगा, और मैं देश के नौजवानों से आह्वान करूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के खिलाफ मतदान करना, जिन्होंने अग्निवीर आधी अधूरी नौकरी दी है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आने वाले समय में पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाएंगे। और वो दिन याद कीजिए जब नेताजी ने कभी फैसला लिया था कि जो शहीद होगा वो पूरे सम्मान के साथ उसके गांव परिवार के लोगों के बीच में उसका पार्थिव शरीर जाएगा। हाँ। अभी हाल ही में जो घटना हुई है अग्निवीर की जो डेथ हुई है, अग्निवीर उसमें ये सुविधाएं नहीं है। हाँ, नहीं, पेंशन भी नहीं। परिवार क्या वो सम्मान पाएगा? उसके परिवार के लोग जो नेताजी ने कभी दिया था। और मुझे याद है नेताजी कई बार कहते थे अपने भाषणों में कि सरकार ने कहा कि बजट कम पड़ जाएगा और बजट हमें बहुत चाहिए होगा, तो नेता ने कहा ये हमारा जवान है जो सीमा की रक्षा करता है, इसके लिए कितना भी बजट खर्च करना पड़े इसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में ले जाया जाएगा। वो नेताजी का फैसला। हाँ, एक बताइए जो इंडिया गठबंधन की आपकी बैठक हुई, उस बैठक में यह प्रस्ताव दिया कि अग्निवीर अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे हम लोग, ये प्रस्ताव आपने समाजवादी पार्टी की तरफ से न केवल ये रहेगा बल्कि किसानों का कर्ज कैसे माफ हो, इस दिशा में भी समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। और इंडिया गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी नाम नहीं है, समाजवादी पार्टी का नाम संविधान पार्टी भी है। और संविधान की जो मूल्य हमें आज़ादी देते हैं, समाजवादी नाम से जो प्रेम्बल में लिखा है किसी और दूसरे दल का नाम नहीं है, केवल समाजवादी है। इसलिए हम पुराने समाजवादियों को, नेताजी को भी धन्यवाद देंगे कि कम से कम उन्होंने हम लोगों को वो विरासत दी है जिसको आगे ले जाना है। तो समाजवादी पार्टी संविधान पार्टी भी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए थे, भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारों को छीन रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की, संविधान पार्टी की ये जिम्मेदारी बड़ी बन गई है कि उन मूल्यों को बचाया जाए। अब तो बात ये हो रही है कि संविधान ही बदलना है, संविधान ही नए सिरे से लिखना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी हो गई है और समाजवादी पार्टी की भूमिका बहुत अलग होगी इस चुनाव में, जहां पर मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपके इंडिया गठबंधन में बातचीत हो गई, लेकिन आपकी और कांग्रेस की लड़ाई सास बहू टाइप की चल रही है, मामला ही नहीं कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और इंडिया गठबंधन मजबूत हो, जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको साथ ला करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, अगर हम किसी को निकलने का सहारा नहीं देंगे तो जाम कभी नहीं हटेगा। तो जो बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनको कम से कम दूसरे दलों का भी इसी तरह आगे निकलने का मौका मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम आपको इतना मौका देते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम जम ही नहीं पाएंगे, तो हमें उत्तर प्रदेश में अपना भी देखना है। सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है और सवाल किसी पार्टी को बनाने का नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से संविधान को कैसे बचाया जाए। अभी समय इस बात का नहीं है कि पार्टी बनाई जाए, समय इस बात का है कि संविधान बचाया जाए। इसलिए इंडिया गठबंधन के दल एक साथ आए हैं और हमें उम्मीद है इस बात को वो महसूस करेंगे कि समय बहुत कम है। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और अगर तैयारी उन्होंने कर ली है, यूपी में सरकार उनकी है, दिल्ली में सरकार उनकी है, आरएसएस सोच के उनके लोग हर पद पर बैठ गए हैं, आरएसएस सोच के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, तो सोचो कितनी बड़ी लड़ाई है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं या संविधान को बचाना चाहते हैं, उन्हें अपना दल बनाना छोड़ देना चाहिए। कैसे आने वाले समय में मुकाबला किया जाएगा उस दिशा में हमारी मदद करें। तो अखिलेश जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात आम जनता भी कह रही है कि समय कम है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है,
आप लोग छोटी सी बात पे किसको कितनी सीट मिले, आप और कांग्रेस यही नहीं तय कर पा रहे हैं? नहीं, कोई सीटों का मेरी तरफ से नहीं है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट अगर देखेंगे आप, तो वो 5 लाख से ज़्यादा वोट पा रहे हैं। हमें और गठबंधन दलों को कम से कम वो प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, वो समीकरण बनाना पड़ेगा जिसको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिल जाए। और अगर ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है तो उसमें उन्हें अपने बड़े बड़े जानकार और बड़े बड़े सलाहकार और जो उनको समय समय पे जानकारी और सूचना देते हों डेटा मैनेजमेंट की, डेटा एनालिसिस की, या डेटा पे जो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, या जो डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर उनका सहयोग ले लें और हमें सुझाव दे दें, हम हर सुझाव के लिए तैयार हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट ही नहीं है जो 5 लाख से ज्यादा? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस या किसी भी साथी को साथ लाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा और हमें ये रणनीति बनानी पड़ेगी कि हमारा प्रत्याशी 5 लाख से ज़्यादा वोट पाए। कांग्रेस के नेताओं में से बहुत बड़े उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि मायावती भी गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन अखिलेश जी नहीं मानते। देखिए, वो हमारा मानना ये है कि हम उन पार्टी के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड ये देखते हैं कि उनका दल बीजेपी को हराने का कम काम करता है, समाजवादी पार्टी को हराने का काम ज़्यादा करता है। और ये मैं बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश का रिजल्ट और उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आए हैं या जिस तरीके से उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, वो यही इसी तरह प्रत्याशी उतारती है बहुजन समाज पार्टी कि समाजवादी पार्टी का नुकसान कैसे हो जाए, समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए, बीजेपी को लाभ कैसे पहुंच जाए। तो आपका ये इशारा है कि इंडिया गठबंधन में आप नहीं चाहते कि मायावती जी की एंट्री हो? मेरे चाहने न चाहने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम कोई भी वो कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचे। कांग्रेस ने आपसे बात करी मायावती के शामिल होने के इंडिया गठबंधन में? कांग्रेस ने मुझसे किसी ने बात नहीं, कांग्रेस की। आपने कि जब चर्चा आई तो ये जिक्र कहीं आया कि मायावती भी गठबंधन में शामिल हो जाए? जो लोग ये चर्चा और बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो समय नहीं है कि हम समय को खराब करें। जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, 1 हफ्ते के बाद, और मैं तो कहता हूँ आज से ही आप सांस नहीं ले पाएंगे। टीवी पे जो तस्वीरें आएंगी, जो वीडियोस आएंगे, अखबारों में जो वीडियोस आ रहे हैं, अखबारों में जो मान लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो अखबार, उनमें क्या आ रहा है, अखबारों में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या है, आप किससे लड़ने जा रहे हैं, पहले ये तो समझिए किससे लड़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि किस दल से लड़ने जा रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी रणनीति क्या हो। इसलिए समय नहीं खराब करना है। और मैं पहले दिन से, जब से नया साल शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने और अपने संगठन ने पूरी तैयारी करना शुरू कर दी है। संगठन के जितने भी हमारे पहलू थे या हमारे जो सहयोगी संगठन है, उन सब की मैं बैठक कर चुका हूँ। अच्छा, अगर कांग्रेस ये प्रपोजल देती है कि हम मायावती को भी शामिल कर लेते हैं इसमें, तो आपकी क्या राय होगी? हमारी कोई राय नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए क्या समीकरण है बता दें हमें आकर के, और कल को गारंटी कौन लेगा? गारंटी किसी भी पार्टी की गारंटी कौन लेगा? आधी आप लेंगे, आधी राहुल गांधी लेंगे? नहीं, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। राजनीति में मैं किसी दल की और किसी नेता की गारंटी नहीं ले सकता, मैं अपनी गारंटी तो ले सकता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल शुद्ध मैं भाषा में पूछूं, लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती जी ने अधिकांश सीटों पे मुसलमान प्रत्याशी खड़े कर दिए, आपको हराने के लिए खड़े कर दिए, तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, और मुसलमान वोट उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट है। चुनाव में ये आप भी महसूस करते होंगे, और कांग्रेस को लग रहा है कि अब मुसलमान उसकी तरफ है। ये धारणा बना रही है कांग्रेस और उसकी टीम। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या धारणा बना रही है और किस दिशा में काम कर रही है, जो राजनीति करते हैं वो सब समझते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये समय वो नहीं है कि आप कोई साजिश और षड्यंत्र करें। ये समय वो है कि आप सब एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, और उन साथियों के साथ जिनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, जिनके लिए आपको गारंटी के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बसपा के साथ चली गई और आपको छोड़ दिया, फिर राजनीति में क्या होगा कल,
अब राजनीति कर रहे तो राजनीति करेंगे। आपकी तैयारी है कि अगर आपको अकेला लड़ना पड़े? मैं हर परिस्थितियों में लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मेरी तरफ से नहीं आ सकती कि मैं गठबंधन तोड़ दूँ या मेरा व्यवहार खराब हो। इंडिया गठबंधन को मजबूती कैसे मिले उस दिशा में मैं काम करूँगा। गुस्सा तो आया था आपको, मध्य प्रदेश में आपने गुस्से में वो बात अलग थी, वो बात मैं भूल गया, वो बात प्रदेश की थी, चली गई। उनको कांग्रेस को यही लगता था तो कांग्रेस ने यही फैसला लिया। अच्छा, लोग कहते हैं राहुल गांधी की आपकी बात होती रहती है टेलीफोन पर, 1 to 1 पर्सन। इन बातों से कोई लाभ किसी को नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है कि आज बेरोजगार ज्यादा हैं नौजवान, महंगाई बढ़ गई है। जिस मॉल में हम बैठे हैं ये समाजवादियों की देन है। समाजवादी कम से कम इस इलाके को एक अर्बनाइजेशन का मॉडल। आप इस मॉल को क्या बनाना चाहते थे? नहीं, ये मॉल ही था, सरकारी मॉल बनाना चाहते थे। ये सरकार की तरफ से, क्योंकि इधर बहुत सारे मॉल चल नहीं रहे थे, प्राइवेट मॉल। उसका कारण चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे एयर कंडीशनिंग हो, चाहे और कारण रहे हों, जिसकी वजह से मॉल्स नहीं चल रहे थे। मैं कम से कम समाजवादी सरकार में एक सरकार का मॉल और प्राइवेट मॉलों से अच्छा बना करके देना चाहता था। तब बनाया गया था ये आपने? ये समाजवादी सरकार में बनाया गया था, शाम अवध इसका नाम था। लेकिन सरकार जैसे ही आई उस समय इसको बेच दिया गया, किसी प्राइवेट आदमी को, कंपनी को दे दिया गया। चलो खुशी की बात है कि प्राइवेट कंपनी के आदमी ने मुनाफा तो कमाया, लेकिन इसमें सरकार का हस्तक्षेप कुछ नहीं बचा। ये सरकार का मॉल था। आपने आरोप भी लगाया था जब ये बिका था? तो आरोप नहीं लगाया था, वो सच्चाई थी, क्योंकि डिप्टी सीएम जो समय थे ने भी कहा था, उन्होंने ये पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि इसको बेचने में कुछ लोगों ने लाभ लिया है या किसी को लाभ पहुंचाया गया है। तो ये मॉल समाजवादी सरकार का और सरकार का मॉल था, लेकिन सरकार ने बेच दिया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होगा बिक गया ये। मुख्यमंत्री की बिना मर्जी के बिक जाएगा मॉल? कभी कभी ऐसे काम भी अधिकारी और मंत्रीगण करते हैं कि सरकार के मुख्यमंत्री को नहीं पता होता कि क्या हो गया। अच्छा, तो ये आप मुख्यमंत्री थे या आपको तो अनुभव है, कभी ऐसा हो सकता है कि अपना ही डिप्टी सीएम आरोप लगाए कि मॉल बिक गया, उसमें बेईमानी हो गई, सीएम को पता नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। आप आग लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, इस पूरा उत्तर प्रदेश सच्चाई जानता है और जो जागरूक लोग हैं वो सब सच्चाई जानते हैं। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा बेहतर इंसान कौन है, योगी या केशव मौर्य? मैं ये नहीं कहूँगा, हमें तो दोनों को हटाना है। केशव मौर्य पर आप ज्यादा हमला करते हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जब कभी भी कोई बात कहलवाई जाए तो ये आरएसएस के थिंक टैंक की, मुझे लगता है ये रणनीति है कि जब भी कोई बात कहलाई जाए तो पिछड़े नेता को आगे करना चाहिए। अच्छा, ये प्लानिंग है? ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत होशियारी और चमत्कारी रणनीति है। बीच बहुत चर्चा चलती है कि दिल्ली और यूपी की लड़ाई चल रही है, नेता लोग हर दूसरी पार्टी की भी ज्यादा जानकारी रखते हैं, क्या वाकई में मोदी और योगी में लड़ाई है, लगता है आपको? लड़ाई नहीं होती तो अभी तक उनके पास अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाए जो सरकार चलाता है, काम चला पूरा अधिकारी जानते हैं। न जाने कितने अधिकारियों के सपने तोड़े हैं इन चीफ सेक्रेटरी ने। बहुत से अधिकारी कुड़ रहे हैं, कुड़ते कुड़ते रिटायर हो गए, लेकिन मजबूरी है कुछ नहीं कर पाए। उनका सपना था कि वो भी चीफ सेक्रेटरी बने, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाए, डीजीपी नहीं सरकार दे पाई। और इतनी लूट, इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। चाहे वो सड़क हो, चाहे गौशालाएं हो, चाहे आपका बिजली का विभाग हो, और चाहे स्वास्थ्य सेवाएं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि गरीब को इलाज नहीं मिलेगा, गरीब को दवाई नहीं मिलेगी, दवाई के साथ साथ कोई ऑपरेशन से लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कुछ नहीं दे पा रहे ये लोग, सरकार के लोग। और सोचिए तब जब ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा करती थी। अगर ये डबल इंजन की सरकार है तो अस्पतालों में इलाज और दवाई क्यों नहीं है? किसी भी जिला अस्पताल में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और इस सरकार ने कोई भी एक ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों का इलाज हो जाए। कितना 40 लाख करोड़ का निवेश। अब तो तमिलनाडु में भी निवेश हो चुका है और उनका आयोजन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। जो मेक इन इंडिया यूपी में नहीं हो पाया, उस मेक इन इंडिया की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में की। और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी ने यही कहा बातों ही बातों में अपने भाषण में कि द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस जो है वो बेहतर है।
तो अगर वो द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस को बेहतर कह रहे हैं, उस सरकार को बेहतर कह रहे हैं, और निवेश के लिए वो खुद जा रहे हैं, उनके मिनिस्टर जा रहे हैं, और गुजरात में भी यही बात हुई कि अभी जो गुजरात में कार्यक्रम हुआ, देश के बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचे वहाँ, और देश के बड़े उद्योगपतियों ने, जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो गुजरात के हैं, उन्होंने गुजराती भाषा में ये कहा कि हम गुजरात को और ज़्यादा निवेश देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, जिस प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद दिए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रदेश में निवेश क्यों नहीं आ रहा? वही उद्योगपति निवेश क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? तो हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या होगा? तो बाद में वही कहना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। और एक भी एक्सप्रेस वे मुझे बताइए आप, बुंदेलखंड है ना, पूर्वांचल है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उनकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो राइडिंग क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए थे, जिस हिसाब से मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, ना आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हुई, ना बुंदेलखंड में हुई। आज भी वो अगर आप जाएं तो आप उछलते हुए जाएंगे। क्या ये डिज़ाइन होनी चाहिए? एक एक्सप्रेसवे की डिज़ाइन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सीखना चाहिए। मैं आज भी दावा करता हूँ, देश के जो सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे होंगे उसमें आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। हाँ, वो तो खैर दोनों धस भी गए थे एक महीने में। बाद में दूसरी कह रहा हूँ कि देश में इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, यूपी को एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला? दिल्ली के सरकार के बजट का एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला? यहाँ मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे बना है, गुजरात से पंजाब के लिए एक्सप्रेसवे बना है, और देश में कई एक्सप्रेसवे NHAI ने बनाए हैं। मुंबई टू नागपुर एक्सप्रेसवे बना है। लेकिन यूपी जिसने प्रधानमंत्री दिया, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद दिए, उसमें एक एक्सप्रेसवे दिल्ली का क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली वाले यूपी वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यूपी वाले दिल्ली वाले से पैसा नहीं मांग रहे हैं। मुझे याद है वो दिन भी। आज लालजी टंडन जी हमारे बीच नहीं हैं, श्याम राव देव चौधरी जी थे बनारस के, वो दोनों लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए थे बनारस में। मैंने जब उन्हें बुलाया, उस समय के जिलाधिकारी मेरे पास लेकर के आए। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या मांग है आपकी? उन्होंने कहा कि बनारस को प्रधानमंत्री का क्षेत्र 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। मैंने उसी दिन 24 घंटे बिजली दे दी उनको, लेकिन उनके साथ मैंने शर्त ये रखी कि बिजली का जो कोटा होता है उत्तर प्रदेश का, वो बढ़ाया जाए। आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा है। न केवल कोटा बढ़ा है, बल्कि जितने भी बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे यूपी में, उसमें बजट का सहयोग नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज भी बिजली के कारखाने नहीं लग पाए हैं। मान लीजिए एटा का 6x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग गया होता, 3 यूनिट लगनी है, लगभग 2000 मेगावाट उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिल जाती। हरदोआगंज का समाजवादियों का बनाया हुआ पावर प्लांट है। निवेली लिग्नाइट का अगर पावर प्लांट बनकर लगकर तैयार हो जाता तो वो उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती। आपका पनकी का और तेज काम होता तो उसकी बिजली मिलती। ललितपुर में 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, वो प्राइवेट है, अगर उसको भी और सहयोग मिल जाता तो आपको बिजली मिलती। तो आज कम से कम जनता को सस्ते बिल देना पड़ता। लेकिन इस सरकार ने पिछले दोनों कार्यकालों में अभी तक बिजली के कारखाने पूरे नहीं लगा पाए। लेकिन एक चीज़ अखिलेश जी, एक चीज़ की शिकायत रहेगी आपको, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश में बढ़ावा नहीं दिया। देखिए जैसे अयोध्या में, मैं आज सुबह रिपोर्ट देख रहा था, एक जो टेंट का काम, वो टेंट नगरी है, वो गुजरात के ठेकेदार की है। उसका जो कंपनी का शेयर है पिछले 1 साल में 300 गुना बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में जितने बड़े ठेके होते हैं वो सब गुजरात के लोगों को दे दिए जाते हैं। वो लोग गुजरात के लोगों को कितना ध्यान रख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हालांकि इन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी कि दिल्ली वालों को और यूपी वालों को ये काम नहीं करना चाहिए कि यूपी के कारोबारियों को मार दें आप और अपने ही स्टेट के, अपने ही खासम खास लोगों को आगे बढ़ाएं। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि गुजरात का कोई भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अपने खास ही खास को खास बनाना ये गलत बात है। उदाहरण के लिए बनारस में टेंट सिटी लगा, क्या हश्र हुआ था उसका? एक हवा का झोंका आया, पूरे टेंट उड़ गए, लेकिन उसको मुनाफा कम नहीं होने दिया। और जो कुछ गंदगी थी वो सब माँ गंगा में बहा दी गई। ये जो टेंट सिटी बनेंगी, सरयू हमारे लिए पवित्र है
और बहुत ही पुण्य पाते हैं अगर हम स्नान करते हैं उसमें। तो अगर वो गंदगी सरयू में जाएंगी तो सरयू को मानने वाले, सरयू को आध्यात्म से जोड़ने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि इस टेंट सिटी से उनको क्या लाभ मिलेगा, और मुनाफे के लिए अपने खासम खास लोगों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बात तो कर रहे हैं, जब आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो इस समय पूरा देश भारतीय जनता पार्टी ने, जब आप लोग गठबंधन की सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ सुबह से रात तक चैनलों पे सिर्फ मंदिर की कथाएं चल रही हैं। और जब मंदिर की कथाएं चलती हैं उसमें मैं देख रहा था एक बड़ा खास चैनल, उसमें कि यहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की थी, फिर तुरंत मोदी जी आ जाते हैं कि मोदी जी भी यहाँ पे आए हैं तपस्या करने के लिए। तो दिन भर टीवी चैनलों पे राम मंदिर चल रहा है। ये अकेला मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि आपको तो बिल्कुल साफ करना है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपके चैनल को बधाई, जिसका नाम है 4 PM, और जो चैनल इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो 4 PM है। आप 4 PM हैं, कम से कम कुछ ज़मीनी हकीकत और सच्चाई को रखते हैं, कम से कम घबराते और डरते हैं नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सरकार के बजट से या पॉलिटिकल पार्टी के बजट से चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब होकर के चल रहे हैं। तो आपका चैनल 4 PM नहीं है, 4 PM है, लेकिन अखिलेश जी बड़ी उनके चैनल 4 PM है। लेकिन अखिलेश जी बड़ी समस्या ये कि इस प्रचार तंत्र से आप निपटेंगे कैसे? उनका घर घर में चावल बट रहा है, प्रसाद बट रहा है। वो आप जो जातियों की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित की बात कर रहे हैं, वो पिछड़े दलित को वो पहले हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाई यहाँ पे मंडल बनाम कमंडल की है। तो आपको क्या लग रहा है, मंडल भारी रहेगा, कमंडल भारी रहेगा? कोई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये जो चावल बट रहे हैं वो अयोध्या से नहीं गए हैं। वो तो कह रहे हैं अयोध्या से आ रहे हैं, तो प्रसाद मैं नहीं समझता हूँ ये अयोध्या से गए हैं। वो लोकल खरीद लिया, रंग लिया और बांट रहे हैं लोग। ऐसा भी काम कर सकते हैं ये लोग? मुझे तो लगता है ऐसा है, हो सकता है। की तरह जैसे पिछली बार वो ईंट और वो सब कहा गया था, ये मैं उस गहराई में नहीं आता, लेकिन हमारा धर्म या हमारे समाज के लोग ये है कि अगर केवल इतना ही कह दिया जाए कि हम अयोध्या से आए, तो हम ये सोचते नहीं कि अयोध्या से नहीं आया होगा, हम उसी भावना से उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन और इंडिया को देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी मैदान में होना चाहिए, और उसी दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इतना अच्छा होता कि आज यात्रा शुरू हो रही है इम्फाल में, आज मेरी जगह मुझसे बात करने की जगह अगर अखिलेश जी इम्फाल में होते, राहुल गांधी के साथ होते, इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी होते, तो एक बड़ी तस्वीर जाती है आज की। कई जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, मेरी उनसे कईयों से बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि ये कांग्रेस की यात्रा है, ये इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं है। तो जब यूपी में आएगी तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी कहाँ शामिल होना है। अगर बुलाएंगे, अभी तो अयोध्या के लिए ही हमें कार्ड नहीं मिल रहा था, खैर उन्होंने कार्ड भेजा, मैंने उनको जवाब दिया, जवाब भी ऐसा, लेकिन उन्होंने कोरियर से नहीं भेजा, उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा था और दिल्ली से नहीं आया। जो दिल्ली वाले विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे हैं कि हमने भेज दिया, उन्होंने नहीं भेजा, ये अयोध्या से आया है, वो भी स्पीड पोस्ट से आया है, कोरियर से नहीं आया है। तो जब हल्ला कर दिया कि हमें नहीं मिला, तो अभी तो अयोध्या वाले नहीं बुला रहे हैं, अब वो इंडिया वाले भी नहीं बुला रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, हराना। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन की ये जो यात्रा शुरू हो रही है, इसमें सहयोगी दलों को बुलाना चाहिए था आपको भी, या बाकी लोगों को कहना चाहिए था कांग्रेस को? मैं उतना समझदार नहीं मानता हूं मैं अपने आप को, न इतनी सूझबूझ रखता हूं कि मैं ये सवाल करूं उनसे कि हमें बुलाना। तभी मैंने कहा अयोध्या वालों ने भी नहीं बुलाया, इन्होंने भी नहीं बुलाया, जब ये बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। वहाँ तो भगवान से दूरी नहीं है क्या? इन लोगों से दूरी है? मेरी कोई दूरी नहीं है। अमेठी और रायबरेली जब आएगा यात्रा, और अगर बुलाएंगे तो मैं शामिल रहूंगा अमेठी और रायबरेली में। आपने नाजुक नस दबा दिया, आपने इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी के बिना अमेठी और रायबरेली जीतना मुश्किल होगा। नहीं, ये मैं नेताओं के इशारे ही होते हैं। नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं इशारा नहीं कर रहा। आपने नाम अमेठी और रायबरेली मैंने इसलिए कहा कि वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। इसको आपको गलत नहीं दिशा में ले जाना चाहिए। अगर मेरी भावना ये है कि मैं आपका सहयोग करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की नस को दबा रहे हैं। अगर मुझे शामिल भी होना होगा तो मैं शामिल कहाँ होऊंगा? गाजीपुर में समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो वहां तो नहीं शामिल होऊंगा ना मैं। तो मेरे लिए शामिल होने का जगह कहाँ है जहां मैं मदद कर सकूं? आप
कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पे सीमित कर रहे हैं। मैं 2 सीटों में नहीं सीमित कर रहा हूँ, जितनी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है वो सीटें बता दे, मैं उतनी सीटें दे दूंगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष से मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे 80 सीट जीत जाएंगे। तो 80 ले लो, हम चुनाव नहीं लड़ते। ये आप प्रदेश अध्यक्ष की बात पे कह रहे हैं या उनकी बात? क्या ये कोई बात हुई, कोई सीरियस बात हुई क्या? जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपको लड़ना है उससे सीरियस बात करिए। जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन की तरह बात करिए। मैं जो इंडिया गठबंधन में जो बातचीत है, जो लीडर्स कह रहे हैं, अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं बंगाल से ज़्यादा सीट दूंगा, बिहार से ज़्यादा सीट दूंगा, तमिलनाडु से ज़्यादा सीट दूंगा, तो क्या गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ, वहाँ पे लेकिन तमिलनाडु से ज़्यादा है कि ये क्या एक नया गठजोड़ है। एक दिन हमने देखा कि देश के सारे बड़े अखबारों में स्टालिन जी आपको बुला रहे हैं, सारे बड़े अखबारों में करोड़ों का फ्रंट पेज पे विज्ञापन की अखिलेश जी जा रहे हैं वहाँ पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आजकल एक नया मोर्चा बन रहा है, नीतीश जी, ममता जी, स्टालिन, अखिलेश यादव, ये वो लोग माने जा रहे हैं कि नहीं, ये कोई मोर्चा नहीं है, ये इंडिया का ही हिस्सा है। और इंडिया के हिस्से, इंडिया गठबंधन के अंदर पीडीए हमारी रणनीति है, पीडीए हमारी रणनीति है। और पीडीए को मजबूत करने के लिए हम कदम उठाएंगे, क्योंकि पीडीए ही इस देश को भी बचाएगा, पीडीए ही जो बीजेपी से मुकाबला करेगा। एक चीज़ अखिलेश जी समझ में नहीं आती, मैंने देखा है कि नवरात्रि पे होते हैं, आप और डिम्पल जी दोनों बच्चियों के पैर धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैंने अपने घर, आपके घर में खुद देखा है कि आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। तो आपकी आस्था है, आपने कहा भी कि हम सपरिवार दर्शन करने आएंगे। लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बड़ा लोग कन्फ्यूज हैं। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और आप दोनों अलग अलग हैं। तो क्या एक लाइन ले रहे हैं आप लोग, आप उनको मौका दे रहे हैं कि जो स्टालिन वाली राजनीति है, जो लोग कहते हैं कि धर्म के मनुवाद के कारण कुछ जगह पे ये हुआ है कि पिछड़ों और दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, दलितों को मुख्य पुजारी नहीं बनने दिया जाता, उसकी राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है, जो आप हैं ओरिजिनली, वो आप करेंगे। वो ना स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक के क्यों नहीं? हमारी पार्टी में कोई इस तरह की रणनीति नहीं है। और जो बातें उन्होंने कही उसमें बीजेपी की ही जिम्मेदारी ज़्यादा है। बीजेपी क्यों उकसाती है उन्हें, बीजेपी क्यों छेड़ती है उनको? बीजेपी तो आपको भी छेड़ती है। मुझे छेड़ती नहीं, हमें पूजा करने नहीं दी। मुझे याद है, मैं गोमती के किनारे रिवर फ्रंट पर वहाँ पे हवन में शामिल होने जा रहा था। बीजेपी ने अपने गुंडे भेजे थे मेरे खिलाफ, और इसलिए भेजे थे कि मैं हवन में ना रह पाऊँ। और मैं जब एक हवन करने जहाँ बैठा था, मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन की बहुत बड़ी साध्वी और बहुत बड़े साधु संत बैठे हुए थे। तो आखिरकार क्यों पूजा पाठ के लिए आप रोकेंगे? और फिर अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी के बड़े नेता ने क्या कहा कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। एक दूसरा सहयोगी संगठन है, उन्होंने भगवान के पिताजी के बारे में क्या कहा। और एक नेता है जो सन्यासियों के बारे में क्या कहता है कि चल सन्यासी मंदिर में। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? जिस दिन बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, तीनों के खिलाफ, मैं भी कार्रवाई कर दूंगा इनके खिलाफ। लेकिन आपको तो नुकसान हो रहा होगा ना। लेकिन माँ सीता को आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे क्या? तो गलत है ही है। तो अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। आप उधर कार्रवाई करिए, हम भी इधर भी कार्रवाई कर देंगे। आप इंतजार कर रहे हैं, उधर होगा तो स्वामी प्रसाद जी नहीं, आप कार्रवाई करिए, क्यों नहीं करते कार्रवाई? अच्छा, उनके खिलाफ हो जाएगी तो स्वामी प्रसाद जी भी तो मैं कार्रवाई करूंगा, मैं विचार करूंगा उस पर। अच्छा, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी मान रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मान रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं कि आप नहीं, वो चलो रणनीति क्या है। देखिए, धर्म, पूजा पाठ सबका व्यक्तिगत है। मैं क्या पूजा करता हूँ, आप क्या पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई देवियों की पूजा कर रहा है। तो आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते कि आप यही पूजा करोगे। अगर मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप फ्राइडे का क्यों नहीं रख रहे हैं व्रत। मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूँ, देखता हूँ, उनके कपड़े दिन के हिसाब से बदलते हैं। अगर सोमवार है तो ये रंग का पहना है, आज बृहस्पति है तो पीला पहन के आ गए, लाल है तो उसका दिन पता लग जाता है कि किस दिन का आपने कपड़ा पहना है। तो ये बीजेपी की रणनीति है कि मुख्य मुद्दों से हटाया जाए। आज जो चरम सीमा पर बेरोजगारी है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनेगा। क्या प्रधानों के पैसे से विकसित भारत बनाएंगे? अधिकारी लूट रहे हैं, पुलिस करप्शन में है, पुलिस पे आरोप लगा रही है, पुलिस को मार रही है, पुलिस का बलात्कार कर रही है। क्या ये कभी उत्तर प्रदेश में हुआ ऐसा? और फिर आप क्या सपना दिखा रहे हो उत्तर प्रदेश की जनता को? आप दिल्ली और लखनऊ ने मिलकर के क्या महंगाई नहीं बढ़ा दी? दिल्ली और लखनऊ ने मिलाकर के कोई निवेश नहीं होने दिया यहाँ पर। जो कुछ हुआ भी उसको आपने बंद कर दिया।
अब नौकरियां हैं कहाँ? नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसा समय आ गया कि अब नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब नौकरियों को वापस दिलाने के लिए समय लगेगा। समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, ये सम्मान का रोजगार कैसे मिले उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। ये देखिए मॉल, स्टेडियम देखिए, बाद में जितना डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है। लेकिन आपके बाद जो उजड़ा उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। रिवर फ्रंट आप देखिए, बिल्कुल गंदगी का ढेर हो गया, JPLIC उधार पड़ा है। आप लोग क्यों नहीं मूवमेंट कर रहे हैं? हमें आगना पड़ रहा है, हमें PIL। मैं ये कह रहा हूँ, वो बात पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अब समय आ गया है, मतदान का भी नाम बदल देना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि मतदान बोल करके जनता भूल जाती है। दान मतलब उसकी अपेक्षा ना करो, दोबारा उसके बारे में ना सोचो। दान दिया और भूल जाना, ये हमारी संस्कृति है। जबकि जनता को हमें बताना चाहिए कि ये जो छलावा करने वाली पार्टी है, ये जो धोखा देने वाली पार्टी है, हमें अपना मान कैसे बचाना है। तो मतदान की जगह मत मान नाम होना चाहिए। कम से कम हम अपने मान की कैसे रक्षा करें। हम तो इलेक्शन कमीशन से भी कहेंगे कि ये नाम बदल देना चाहिए। अब मतदान नहीं हो, क्योंकि दान करने के बाद भूल जाते हैं सब लोग कि अब दान दे दिया, भूल गए हम। लेकिन हमें अपना हक, अपना सम्मान, हमने वोट क्यों दिया है, हम कम से कम पूछें तो सही पॉलिटिकल पार्टी से। तो इसलिए मत मान कि हम अपना मान बचाने के लिए हम ये वोट दे लें। और फिर जहाँ तक ये बिल्डिंग्स का सवाल है, एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि सरकार पुनः विचार कर रही है कि मेट्रो को चलाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। चलो इतने दिनों बाद कम से कम मेट्रो तो शुरू हो गई होती, और शायद अगर इस सरकार ने काम किया होता तो इस मॉल में लोगों को अपने साधन के साथ ई-रिक्शा से, ऑटो से या टैक्सी से ना आना पड़ता, मेट्रो से चले आते। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सरकार इस जो अलाइनमेंट है ये हिस्से का, इसको भी शुरू करेगी। JPNIC इसलिए बुरा लग रहा है कि वो अपने कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बना पाए। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो दूसरों से चिढ़ते हैं। आपने अच्छा कपड़ा क्यों पहना है? अरे आप भी अच्छा कपड़ा पहनिए। आप पे अच्छी गाड़ी क्यों है? उससे भी जलन रखते हैं। हर अच्छी चीज को खराब कैसे करें, हर अच्छी चीज से जलन रखने वाला कभी जिंदगी में आगे काम नहीं कर सकता है। और हम तो योगी उसको मानते हैं जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे, दूसरे की खुशी में शामिल होकर के खुश हो। लेकिन ये सरकार ऐसी है, इसको बुरा लगता है। ये मॉल अच्छा बना था, इसको बेच दो। अपने लोगों को बेच दिया उन्होंने। अब मालिक जिसको पाया होगा, हमसे तो नहीं मिला कभी, लेकिन ये सोच रहा होगा कि शायद मैं उसके कारोबार में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। प्राइवेट लोग बढ़ें, लेकिन मुनाफा एक सीमा तक कमाएं। और ये भी उनको रियलाइज होना चाहिए कि किसने बनाया है, किस सरकार का बना हुआ है। अगर ये हम ओन नहीं करेंगे, मैं आपसे इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बनाया, समाजवादियों ने बनाया। कम से कम समाजवादी ये बात कहें कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है तो इन्होंने बेच दिया। JPNIC से चिढ़ते हैं, जलन रखते हैं, क्योंकि JP मूवमेंट से उसने कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश जी ने कभी आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, जब बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई थी, तो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए रहे। इसलिए उनका कद कैसे गिर जाए, नाम कैसा नीचे दिखा दें, इसलिए JPNIC को बंद कर दिया। रिवर फ्रंट, मैं आज कहता हूं आपसे, और कल भी ये बात होगी, जो मॉडल समाजवादी पार्टी ने अपनाया है नदी साफ करने के लिए, गोमती को जिस तरीके से साफ करने के लिए मॉडल अपनाया, कोई भी नाला गोमती में ना गिरे, गंदा पानी ना वहाँ पर आ जाए, अंतोगतवा सरकार को यही फैसला लेना पड़ेगा। जो पहला गंगा एक्शन प्लान था वो भी यही था कि नाले नदियों में ना जाएं, नाले गंगा में ना जाएं, और वही काम करके समाजवादियों ने दिखाया था। कल या आने वाले समय में आप देखेंगे गोमती रिवर फ्रंट चलेगा। दुख इस बात का है कि अक्सर और सबने ये देखा है कि नदियों पर रिवर फ्रंट बनते हैं, लेकिन ये सरकार पहले जो नाले पर रिवर फ्रंट बना रही है। मतलब नाले पर रिवर फ्रंट, अरे तुम्हें रिवर फ्रंट ही बनाना था, जहां तक हमने बनाया उससे आगे आप बना लेते। किसने रोका था? प्रपोजल है, सब कुछ तैयार है, आप रिवर फ्रंट यहाँ इस मॉल तक ले आते। आप नाले पे बना रहे हो। नाले पे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उन गरीबों का घर उजाड़ने के लिए कर रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उसके आसपास रह रहे हैं, वो सब गरीब लोग हैं, उनके घर उजाड़ रहे हैं लोग। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट ने इस बात को देखा है
हाई कोर्ट उन गरीबों के दुख दर्द को समझेगा, उनके आंसू को समझेगा। उनके आज के लोग रह रहे हैं, कब से पूर्वज रह रहे हैं उनके, सोचे उनके पूर्वजों ने घर बनाया, उसको ये सरकार गिरा रही है। अगर इन्हें रिवर फ्रंट ही बनाना है तो आगे जहां तक बनाया समाजवादी सरकार में लामार्टिनर तक, उससे आगे यहाँ बना दें, किसने रोका है? तो ये हर अच्छी चीज से चिढ़ते हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं भूल रहा था, वो जो आप पिछड़े दलित वाली बात कर रहे हैं, उसको आपके गाड़ी को पंचर करने के लिए राजभर जी को सुना है कि बहुत बढ़िया मंत्रालय मिलने वाला है। उसी राजभर को मंत्रालय मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, पिछड़ों को कुछ नहीं मिलने वाला। जो पिछड़ों का छिन गया, क्या कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हो जाएगा उनके कहने से? जो वाइस चांसलर ने जो अपॉइंट किए हैं टीचर प्रोफेसर, क्या वो अपॉइंट हो जाएंगे? जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो अपॉइंटमेंट हो गए हैं, क्या उन अपॉइंटमेंट को ये बदल देंगे? तो ये सवाल नहीं है किसी एक व्यक्ति को मंत्री बन जाने से पिछड़ों का भला नहीं होने वाला। पिछड़ों का भला तब होगा जब उस नियत के लोग रहें। क्या जनेश्वर मिश्र जी नहीं थे जिनके नाम पर आज लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क है? मुझे याद है वो समय जो वो पिछड़े दलित और आदिवासियों के सवाल उठाते थे, मुसलमान भाइयों के सवाल उठते थे, वो अगड़े थे लेकिन पिछड़ों की बात करते थे। आप पिछड़े होकर के पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, तो सोचिए कैसा समय आ गया। अच्छा, आप जाति जनगणना की जब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सवाल क्यों नहीं उठता कि इसकी 5-6% जाति है, उनके मुख्यमंत्री यहाँ पे उत्तराखंड में, और जो जिनकी जो आबादी 50-60% है वो बेचारे उनके मुख्यमंत्री कहते थे, बार बार मजाक उड़ाते हैं। नहीं, उनकी तो देखिए सवाल वो नहीं है कि स्टूल मंत्री हो या कौन मंत्री है, वो लोग उस जगह पर गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जिनकी आबादी कितनी आबादी है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आबादी गिनी जाए, जनसंख्या की जनगणना हो, और जिसकी जितनी जाति हो उसको उस हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। समाजवादियों की लड़ाई बहुत पुरानी है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था और जो संविधान में जिन मूल्यों की वजह से, अधिकारों की वजह से अधिकार मिल रहे हैं हमें, उन पर हम लोग कामयाब होंगे और जाति गणना होगी और आबादी के हिसाब से हमको सम्मान देने का काम भी करेंगे। आखिरी सवाल अखिलेश जी, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, समाजवादी पार्टी की मुख्य व्यू रचना क्या है? कौन सी प्लानिंग है, कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग राम मंदिर के उफान के आगे आपको वोट करेंगे? एक चीज तो मैं पॉजिटिव बता दूं, आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, यूथ दीवाना रहता है और यूथ बहुत बड़ा वोटर है, और यूथ को ये समझाने में कोशिश कर रहे हैं कि धर्म बड़ा है, और आप समझा रहे हैं कि जाति का मुद्दा बड़ा है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको सामने रख के समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी और कहेगी कि वोट हमें दो, हम देश को इस मॉडल पे लेके जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि भगवान श्री राम के नाम पर सबको अपमानित कर दें। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि भगवान श्री राम को ओन कर लें, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भगवान श्री राम को वो ओन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री राम का जो रास्ता था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो यूं ही नहीं कहे गए, वो रास्ता बीजेपी का नहीं है। भगवान श्री राम ने जो जो अपने जीवन में किया, जिन पिछड़े दबे कुचले उन लोगों को साथ ला करके और जहां लंका पे जीत हासिल की, वो रास्ता बीजेपी का नहीं है। इसलिए बीजेपी कामयाब नहीं होगी, कितनी भी खुशी मना ले, कितने भी बैंड बाजा बना ले, लेकिन जो दूर गरीब है वो जानता है कि उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस खुशी में, इस जश्न में ये लोगों को गुमराह तो करना चाहते हैं, आंख बंद हो जाए लोगों की, उनको कुछ दिखाई न दे, लेकिन जब गरीब अपनी हालत पर जाएगा कि आज उसके पास घर मकान नहीं है, उसके घर में बच्चे बैठे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, उसके घर परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए उसको इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, इस सरकार ने कोई इलाज नहीं किया, और इस सरकार की जो पुलिस है वो आए दिन लाठी मारे लूट रही है, लोगों को अपमानित कर रही है, वो जनता कैसे भूलेगी? आज सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं देश में। एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो सरकार ये कहती थी कि अगर एक गला कट गया तो हम इतने गले काट डालेंगे पाकिस्तान के, अभी हाल ही में जो घटना हुई, जितने भी जवान घर पहुंचे हैं उनके घर वालों को कहा गया कि आप इस कॉफिन को नहीं खोलेंगे। क्या आप ये बात समझते कितने परिवार के लिए दुख की बात होगी? एक तो उसके परिवार का सदस्य चला गया, उनका बेटा चला गया,
किसी का भाई चला गया, पिता चला गया, और फिर सीनियर अधिकारियों का यह कहना कि आप कॉफिन नहीं खोलेंगे। सोचो, आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। सरकार की नाकामी नहीं है, और फिर सरकार ने किसको मार दिया? सिविलियंस को मार दिया। उनके घर परिवार के आंसू पहुंचने के लिए फौज के बड़े अधिकारी गए, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, लेकिन जो जवान शहीद हुए उनके घर पे क्यों नहीं गए? और जब से मैं ये कह सकता हूँ आंकड़ों के हिसाब से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आतंकवादियों ने ज्यादा हमले किए हैं और ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। उसका आंकड़ा कब सरकार देगी? तो ये जो सच्चाई है, जमीन पर जब हम सच्चाई लेकर के जाएंगे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि जनता को हमें याद दिलाना पड़ेगा, ये दान नहीं है, आपके मान की लड़ाई है। इसलिए चुनाव आयोग को भी नाम मतदान नहीं, मतमान कर देना चाहिए, जिससे जनता को महसूस हो कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारा मान और सम्मान बचाएगा। और फिर जो संविधान है, क्या उसको धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? इतने लोकसभा के सांसद सवाल पूछना चाहते थे, आपने लोकसभा से बाहर कर दिया। क्या नई लोकसभा इसलिए बनाई थी कि आप विपक्षी आवाज नहीं सुनेंगे? विपक्ष वहां पर अपनी बात नहीं कह पाएगा, कोई वैल नहीं है धरने के लिए? सोचो, जो अंग्रेज इस देश में कई सौ साल राज किए, उन तक ने जब पार्लियामेंट बनाई तो एक स्थान दिया, वेल, जहां जाकर के आप अपनी बात कह सकते हैं, खड़े होकर के चिल्ला सकते हैं। लेकिन आजाद भारत में इन लोगों की आजादी में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने जो लोकसभा बनाई उसमें आप आगे खड़े होकर के आवाज नहीं उठा सकते, और अगर आपने आवाज उठाई तो आपको सदन से बाहर निकाल देंगे। कितने सवाल हैं जिसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। ये बातें जाएंगी और किसानों को ये बात की जाएगी कि आपकी आय दोगुनी नहीं हुई। इन्होंने उद्योगपतियों से हाथ मिला लिया है, आपके हाथ मिलाया बीज के लिए, हाथ मिला लिया इन्होंने उसका सामान खरीदने के लिए। आज पैदावार को कैसे उद्योगपतियों के हाथ में चली जाए, ये सरकार की रणनीति है। मंडियां नहीं बनी, किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं है, न दवाई है, न इन्होंने अस्पताल बनाया जहां पर इलाज हो सकता है, नौकरी सरकारी नहीं है, उसमें घोटाले हो रहे हैं। इसलिए ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और ये जो ओन करना चाहते हैं, कोई चीज़ ओन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता सब देखती है, सब समझती है। एक बार धोखा खा जाएगी, 2 बार धोखा खा जाएगी, और मैं तो जनता से कहूँगा कि जो 2 बार धोखा दे दे उसके साथ कभी खड़े मत होना। एक बार तो मान लेते हैं धोखा, लेकिन दूसरी बार भी अगर वो जनता को धोखा दें, ऐसों को सबक जरूर सिखाइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। और इस मॉल में आप आए, जो समाजवादियों ने बनाया। कभी आप पहली बार किसी मॉल में इंटरव्यू कर रहे हैं ना? मैं किसी मॉल में इंटरव्यू नहीं किया, और पहली बार इस मॉल में आया हूँ मैं, और वो भी आपके चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। और इसलिए आए क्योंकि YouTube पे ही आपका चैनल, इसलिए मैं आया। अच्छा, प्रैक्टिकली एक बात और बताइए, मैंने देख रहा हूँ कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। अब अधिकांश लोगों को लगता है कि टीवी देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म देखो या कुछ देखो। अब लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि चैनल जो हैं वो सरकार और पॉलिटिकल पार्टी के बजट से चल रहे हैं। मैं समझता हूँ, आप बेहतर समझते होंगे, बजट का बहुत सारा हिस्सा चैनलों पे चला जा रहा है, और चैनलों पे इसलिए भी चला जा रहा है कि विपक्षी लोगों की आवाज़ कैसे दबाई जाए। अखबारों पे आपने देखा होगा कितना बजट जा रहा है, लेकिन ये YouTube चैनल हैं या और सच्चे चैनल हैं, वो ज़मीनी चैनल, जनता ज़मीनी हकीकत जानना चाहती है, वो सब्सक्रिप्शन पे चल रहे हैं, वो बजट पे चल रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के वजह से। और ये जो आपके चैनल हैं वो सब्सक्रिप्शन पे चल रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ जनता सब्सक्राइब करने वाले चैनलों को ज़्यादा देख रही है। हाँ, यही तभी उनके व्यू बिल्कुल नहीं आते और हम लोगों के आते हैं। लेकिन आपकी ऐसी बातों पे सुना है कि हम लोगों के लिए भी बिल आ रहा है, हम लोगों की भी आवाज़ बंद हो जाएगी, यूट्यूब भी नहीं। बिल यूट्यूब के लिए भी कितनी आवाज़ रोकेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि भारत से दूर जो भारत, हालांकि मुझे उंगली नहीं उठाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ी साजिश हो देश के साथ कि ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, इनके हेड सब भारतीय हों, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा एल्गोरिथम हो जिसकी वजह से हमारी आपकी रीच कम हो जा रही हो। जो लोग बैठे हैं वो हिंदुस्तानी हैं, वो किसी न किसी की मेहरबानी पे तो नहीं बैठ गए जाकर के वहाँ। ये तो बहुत भयंकर बात आपने कह दी, क्योंकि ये आरोप लग रहा है फेसबुक की रीच लगातार कम हो रही है। तो ये जो नया नशा दिया है सोशल मीडिया पर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उसको, उस पर भी कंट्रोल सरकार का बन गया, क्योंकि कारोबार बड़ी चीज़ है। कारोबार पर हम यहाँ पर बहुत से लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन जब मुनाफे और कारोबार की बात होती है तो हम गले मिल लेते हैं, हम गले मिल कर के तस्वीर खिंचाते हैं।
अगर हमें निवेश चाहिए कहीं से तो हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं कि शायद यहाँ से पैसा आ जाए या हमारे जो साथी लोग हैं उनका मुनाफा हो जाए। लेकिन उन्हीं तरह के लोगों से ये नफ़रत की व्यवहार करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोदते हैं जिससे उन्हें वोट मिल जाए। तो ये जनता को समझना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा मतदान नहीं है, दान नहीं है। अपने मान और सम्मान को समझें। जो लोग छलावा झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं तो चुनाव आयोग को भी नाम मतदान नहीं मतमान कर देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अखिलेश यादव। आज इतना खुल के हम लोगों ने बात की, कॉफ़ी पी, और ये मॉल जिस पे हम कर रहे हैं, अखिलेश जी पहली बार किसी मॉल में इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये मॉल समाजवादी पार्टी ने बनाया था, सरकार ने बेच दिया, ज़्यादा मुनाफे में बेच दिया। मैं नहीं कह रहा, सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने खुद आरोप लगाया कि इस मॉल को बेचने में भी एक लंबी डील हुई। किसकी डील हुई, सरकार का काम है। लेकिन बहुत अच्छा खुल के बात की। कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। आपका अपना चैनल है, ऐसी प्यार देते रहिएगा। ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।